आज हम 7 पेपर चैलेंज में फोर्थ पेपर का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक, ये 12 अप्रैल 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका कर लिया। सेकंड पार्ट में जितने भी इस पेपर में क्वेश्चंस बचे हैं उन सबको निपटाएंगे। ठीक, तो सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बी, क्या होगा गिवन मास ऑफ प्लैनेट 16 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वी ई, लेट्स से स्केप वेलोसिटी √2 g m/r। हमें रेशियो कैलकुलेट करना है क्या, किसी प्लैनेट का डिवाइडेड बाई अर्थ का स्केप स्पीड। ठीक है, तो स्केप स्पीड ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई स्केप स्पीड ऑफ अर्थ वो क्या हो जाएगा? अगर रेशियो कैलकुलेट करें तो ये होता है √2 g m/r। अगर देखा जाए तो 2 और g तो कांस्टेंट है, तो दोनों में ही आएगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, m/r बचेगा। तो वो क्या, मास ऑफ प्लैनेट बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट, और नीचे अर्थ है तो नीचे आएगा मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, अब इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि जो मास ऑफ प्लैनेट है वो क्या 16 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है, तो बस डाल देते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि मतलब मास ऑफ प्लैनेट जो है 16 टाइम्स मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। रेडियस ऑफ प्लैनेट मतलब डायरेक्ट कर देते हैं, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, m e ये सब कैंसिल, 4 से ये 16 4 टाइम्स में, तो √4 वो क्या हो जाएगा 2, तो 2:1। तो जो रेशियो हमें कैलकुलेट करना है वो 2:1 हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स इन सीरीज LCR सर्किट इज इंक्रीज, द करंट इन द सर्किट फर्स्ट इंक्रीज अटेन मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीज। यस, करेक्ट है। LCR सर्किट में जब हम मतलब क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, तो अगर हम I वर्सेस F का ग्राफ बनाए उसमें, तो कुछ ग्राफ ऐसा आता है, अगर याद हो तो आपको, कि मतलब पहले जीरो रहेगा, मतलब पहले मिनिमम रहेगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। जीरो नहीं होगा, मतलब पहले मिनिमम होगा। ठीक, क्योंकि इम्पीडेंस जो होता है वो पहले क्या करेगा, मतलब करंट इंक्रीज कर रहा है तो इम्पीडेंस स्टार्टिंग में डिक्रीज करेगा। कब तक डिक्रीज करेगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तक, जहाँ तक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाता वहाँ तक इम्पीडेंस, और वहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम होगा रेजोनेंस पे, तो करंट मैक्सिमम होगा। और फिर उसके बाद इम्पीडेंस इंक्रीज होने लगेगा तो करंट डिक्रीज होने लगता है। ठीक, तो ये ग्राफ बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन सीरीज LCR द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज 1। तो हालांकि पावर फैक्टर जो टर्म है वो जेईई मेन से हटा दिया गया है, पर हो सकता है इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो मतलब कुछ नहीं, क्योंकि पावर फैक्टर ऐसे अपने आप में कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, उसका पार्ट ही है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। तो रिकमेंडेड यही होगा कि उसको मतलब पता ही होना चाहिए क्या होता है। हालांकि इसके बिना आगे छोटी सी टर्म है, अगर पूरा आप पढ़ रहे हो तो उसमें एक छोटा सा टर्म आता है पावर फैक्टर, उसको ध्यान में रख लेंगे। तो सीरीज LCR सर्किट में द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर रेजोनेंस पे 1 होता है। यस, रेजोनेंस पे पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, फेज डिफरेंस। तो जब रेजोनेंस होता है तो उस समय फेज डिफरेंस क्या होता है, 0, मतलब करंट और वोल्टेज जो होता है सेम ही डायरेक्शन में होता है, सेम ही मतलब फेज होता है उनका। तो फेज डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा I और V के बीच में रेजोनेंस के टाइम पे, तो पावर फैक्टर 1 हो जाता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, यानी कि बोथ, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक, ठीक है, ये क्वेश्चन हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि फॉर रोलिंग स्पेरिकल सेल द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज x/5, द वैल्यू ऑफ x विल बी, क्या होगा। ठीक है, मतलब स्पेरिकल सेल रोटेट कर रहा है, रोल कर रहा है, तो मतलब प्योर रोलिंग का केस है ये। तो अगर वो प्योर रोलिंग है, लेट से उसका v जो लीनियर स्पीड है v है, और वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा फॉर प्योर रोलिंग, ओमेगा इज v=ωr। ठीक, अब इसका अगर हम रोटेशनल रेशियो का पूछ रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्ट करते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ½ I ω²। ठीक,
हाफ आई कितना, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेल कितना हो जाएगा, स्पेरिकल सेल है तो 2/3 mr², जहाँ पे m लेट से उसका मास और r रेडियस है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल कितना, ऊपर वाला ही 1/2 × 2/3 mr² ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया रोटेशनल, प्लस ट्रांसलेशनल वो टोटल बनेगा। ट्रांसलेशनल का हाफ mv², ठीक, हाफ mv²। अब v इजकल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा r, तो इसको v² के बदले ओमेगा² × r² लिख सकते हैं, ठीक, मतलब सब कुछ ओमेगा आर के टर्म्स में बना रहे हैं। तो पहले तो mr² ओमेगा² mr² ओमेगा², सबसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक, तो ये सब खत्म, जो हाफ है वो भी सब में ही है, वो भी ख़त्म। बचा क्या, ऊपर बचा 2/3, नीचे क्या बचा 2/3 + 1, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 और नीचे 5/3, 3 खत्म 2/5। अब ये रेशियो कितना दे रखा है, x/5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक, दिस इज इक्वल टू x/5 दे रखा है, तो x की वैल्यू कितना 2, ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ पूछ रहा है तो वो 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला with its plane perpendicular to the field. Somehow the radius of the loop start expanding at the constant rate of 1 mm per second. The magnitude of induced EMF in the loop at an instant when the radius of the loop is 2 cm will be, क्या होगा हमें कैलकुलेट करना है, माइक्रो वोल्ट में कैलकुलेट करना है। देखा एक कंडक्टिंग लूप है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया और उसका रेडियस मतलब इंक्रीज करने लगा, ठीक। तो पहले तो अगर कोई कंडक्टिंग लूप है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, फाई इजकल टू क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया क्या πr², सर्कुलर लूप है। ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है क्या -dφ/dt, लेट से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो dφ/dt, तो dφ/dt करेंगे तो इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रेडियस चेंज हो रहा है क्योंकि ये जो एरिया है वो एक्सपैंड कर रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, b/r² को डिफ्रेंशिएट करें तो 2r/dr/dt हो जाएगा, ठीक। अब हमें अपने को सारा वैल्यू दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना दे रखा है 0.4 टेस्ला, वैल्यू पुट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.4 टेस्ला इंटू पाई 3.14 इंटू 2। आर की वैल्यू कब हमसे पूछा जा रहा है, जब लूप का रेडियस कितना हो 2 सेंटीमीटर हो, और dr/dt की वैल्यू क्या दे रखा है 1 mm पर सेकेंड, मतलब 1 mm पर सेकेंड से रेडियस इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 2/100, और dr/dt की वैल्यू 1 mm दे रखा है, mm को क्या मीटर में कन्वर्ट करें तो नीचे 1000 आ जाएगा। तो ये अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, इसी के वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ से पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 2 3 5 और एक 6 जीरो, तो 6 जीरो को 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, माइक्रो में ये हो गया। बचा क्या 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 इंटू दिस मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 16 4 जा 64 6 16 6 22 2 16 48 और 250 समथिंग अराउंड ये होना चाहिए, ठीक। दिस इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट हो जाएगा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। हमसे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जा रहा है माइक्रो वोल्ट में पूछा जा रहा है, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 50.24 माइक्रो वोल्ट, ठीक। तो जो फाइनल आंसर होगा 50.24 हो जाएगा, ठीक। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि टू मेंटेन अ स्पीड ऑफ 80 km/h बाई अ बस ऑफ मास दिस ऑन ए प्लेन रफ रोड फॉर 4 किलोमीटर डिस्टेंस, द वर्क डन बाय द इंजन ऑफ द बस विल बी, कितना होगा, कितना किलो जूल होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बस बाय द रोड दे रखा है, ठीक है। तो मतलब बस एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब इसी स्पीड को मेंटेन करना है, तो कितना वर्क डन होगा इंजन के द्वारा हमें वो कैलकुलेट करना है। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। तो टोटल वर्क डन में क्या है, यहाँ पे कौन कौन काम करेगा, वर्क डन एक तो इंजन है, इंजन काम कर रहा होगा, वर्क डन बाई इंजन, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन,
और कुछ तो है नहीं, ग्रेविटी काम करेगा नहीं क्योंकि पैरेलल रोड पे जा रहा है वो, ठीक। एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यूनिफॉर्म स्पीड अपने को मेंटेन करना है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, जीरो होगा, तो ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, ठीक। तो वर्क डन बाई इंजन जो होगा वो क्या, माइनस वर्क डन बाई फ्रिक्शन के बराबर होगा, ठीक। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, मतलब फोर्स पीछे लगेगा, इंजन आगे जा रहा है और मतलब गाड़ी आगे जा रहा है, थीटा की वैल्यू 180, तो निगेटिव आएगा बेसिकली, तो माई कॉस 180 मतलब माइनस इंटू फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब -1 इंटू फ्रिक्शनल फोर्स कितना, म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू दे रखा है 4/100, एम की वैल्यू कितना 500 इंटू जी, तो ये फोर्स हो गया म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 1000 मीटर, ये हो गया। तो ये टोटल वर्क डन हो गया फ्रिक्शन के द्वारा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अपने को क्या वर्क डन जो है किलो जूल में कन्वर्ट करना है, किलो मतलब 1000, ठीक। तो ये 1000 हटा देते हैं, वो वर्क डन में चला जाएगा, मतलब उतना किलो जूल हो जाएगा, तो इसके बदले यूनिट जो है वो क्या किलो जूल हो जाएगा, बचा क्या डबल जीरो, ये डबल जीरो ख़त्म, मतलब काट कूट करे तो क्या, अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, नॉमिनेटर में क्या 4 5 जा 20, 4 जा 80 और ये 0 800, तो जो वर्क डन हुआ कितना 800 किलो जूल, ठीक। तो मतलब जो वर्क डन बाई इंजन होगा वो 800 किलो जूल हो जाएगा, ठीक। तो मतलब जो अपना फाइनल आंसर होगा कितना 800 किलो जूल, ठीक। तो ये मतलब सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस सोर्स इज 2 एम्पियर एंड 1.2 एम्पियर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट 50 डिग्री सेल्सियस विल बी कितना होगा, कितना 10⁻² मिली एम्पियर, ठीक है, मतलब कितना करंट होगा वो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक। ठीक है, तो मतलब देख रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 एम्पियर करंट है, तो आई इजिकल टू क्या होता है, आई इजिकल टू V/R, तो सोर्स अगर सेम है तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो दोनों ही केस में सेम ही होगा और इस वाले केस में भी सेम ही होगा, बस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक। तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से रेसिस्टेंस चेंज होगा जिसकी वजह से करंट चेंज हो रहा है, ठीक। अब इसके लेट से एक रेफरेंस ले लेते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे करंट कितना है 2 एम्पियर, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेसिस्टेंस है लेट से उसको हम R0 बोल देते हैं, तो V/R0 के बराबर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेसिस्टेंस है, ठीक। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू हम जानते हैं R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, जहाँ अल्फ़ा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ जो इंक्रीज होता है वो वाला, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने रेफरेंस ले रखा है, तो डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा 100 माइनस 0 100 डिग्री, ठीक। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे करंट कितना 1.2 एम्पियर हो गया, दैट इज इक्वल टू V/R की वैल्यू क्या R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी की वैल्यू कितना 100, ठीक। हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है कब, जब V मतलब रेसिस्टेंस मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस समय रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, अब डेल्टा टी 50 माइनस 0 50 डिग्री हो, मतलब 50 डिग्री हो जाएगा डेल्टा टी की वैल्यू, तो ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक। ठीक है, तो ये अपने को 3 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन गिवन है और थर्ड इक्वेशन से मतलब वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो V/R0 की वैल्यू 2 है, तो V/R0 यहाँ पे दिख रहा है तो उसकी वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1.2 और V/R0 के बदले हम 2 रख दें और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, तो 1 प्लस 100 अल्फ़ा के बराबर ये बना, ठीक। इसको सॉल्व करें तो पॉइंट हटाए तो नीचे 10, ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 प्लस 600 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 6 4 4/600, इसको कट फट करे तो कितना 1/4 150 150 हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या मतलब 1/150 आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू इसमें डाल दें, तो ये वैल्यू इसमें डाल दें तो करंट कितना हो जाएगा, लेट से इधर कैलकुलेट करते हैं, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा V/R0, और V/R0 की वैल्यू अगेन 2 हमें पता है, इसका वैल्यू तो पता ही है 2 के बराबर है, तो ये V/R0 के बदले 2 रख देते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा 50, अल्फ़ा की वैल्यू 1/150 इंटू 50,
ये 1/3 हो गया 1/3, तो 1 + 1/3 कितना 4/3 हो जाएगा। तो 2 4/3, 3 ऊपर जाएगा, 2 से 2 खत्म, 3/2। तो जो करंट आया 3/2 एम्पियर हो जाएगा, मतलब 1.5 एम्पियर या फिर 3/2 एम्पियर। ऑप्शन नहीं दे रखा। अच्छा, अब सवाल क्या मतलब पूछ के समझ रहा है, यूनिट पर ध्यान देंगे। यहाँ पे दे रखा है कि समथिंग इंटू 10⁻² मिली एम्पियर। तो पहले तो यूनिट मैच करेंगे, तो इसको ऐसे ही अभी रखते हैं। तो ये बेसिकली आया 3/2 एम्पियर। इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो 1000 नीचे है उसके बदले हम मिली एम्पियर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब यूनिट अब क्या देते हैं, इसको हटा के मिली एम्पियर। ठीक, अब ये कितना हुआ, इसको लिखे तो 2 से कितना 500 टाइम्स में, 5 3 जा 15, तो 15 इंटू 100, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻² लिख सकते हैं, मिली एम्पियर। ठीक, इसी फॉर्मेट में यहाँ पे पूछ रहा है समथिंग इंटू 10⁻² मिली एम्पियर। तो जो समथिंग है, समथिंग किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे कभी कभी मेकअप करके चेहरा बदलना पड़ सकता है। हालांकि आंसर तो 3/2 एम्पियर ही था, सीधा सीधा दे देता, पर नहीं, मेकअप करना है तो मेकअप करके ऐसा कभी कभी मेकअप की ज़रूरत पड़ सकती है कि चेहरा बदल के फाइनल आंसर लाना पड़े। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला बोल रहा है कि 2 कन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड कोएक्सियली विथ सेपरेशन 60 सेंटीमीटर बिटवीन देम। द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन इज एट डैश सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। दैन डैश की वैल्यू क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब दो लेंस है, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर। इनका फोकल लेंथ दोनों का 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 cm और 20 cm। अब बोल रहा है कि एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज इन दोनों कॉम्बिनेशन से बने, तो फर्स्ट वाले लेंस से जो फाइनल इमेज होगा, मतलब इसके द्वारा जो फाइनल इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस फर्स्ट वाले लेंस से कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, ठीक है, तो कोई भी अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज बनता है वो कहाँ, फोकस पे बनता है, ये डायरेक्ट हमको पता है। तो ऑब्जेक्ट वाला इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इसके फोकस पे बनेगा। फोकस कितना, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो फर्स्ट इमेज बनेगा इसके द्वारा वो 20 सेंटीमीटर पे इधर कहीं बनेगा। ठीक, अब वो जो इमेज होगा वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40, मतलब 60 - 20 40 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फिर इसके द्वारा जो होगा वो फाइनल इमेज डिस्टेंस कितना होगा वो लेंस फार्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/v - 1/u, u की वैल्यू कितना -40, दैट इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितना 20 +20 होगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। ठीक, तो यहाँ से 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको उधर भेजे तो माइनस में जाएगा, तो -1/40 हो जाएगा। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे 40, 2 - 1 1/40, तो v की वैल्यू कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। प्लस में आया है, प्लस में आया है मतलब कि दूसरे साइड बनेगा, इस साइड बनेगा। ठीक, और डिस्टेंस होगा कितना 40 सेंटीमीटर, तो ये होगा कितना 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे कहीं फाइनल इमेज बनेगा, तो इस वाले लेंस से कि टोटल डिस्टेंस कितना है 60, तो ये हो गया, और +40 यानी कि 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है फर्स्ट लेंस से। सेंटीमीटर में ही पूछ रहा है, यूनिट का भी ध्यान देंगे। तो सेंटीमीटर में कितना डिस्टेंस हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, तो 100 जो होगा मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये सवाल यही था, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि ग्लाइसरीन ऑफ डेंसिटी दिस इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉनिकल section of pipe. Okay, the area of the cross section of pipe at its end is this and this centimeter square, and pressure drop across its length is 3 Newton per meter square. ठीक है, the rate of flow of glycerin through the pipe is dash, मतलब this something, then the value of x will be क्या होगा। तो बेसिकली अपने को रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लाइसरीन जो है वो कैलकुलेट करना है। मतलब ऐसा कुछ पाइप दे रखा है, कॉनिकल पाइप है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है दोनों जगह। लेट से इसको A1 बोल देते हैं, यहाँ पे A2 बोल देते हैं। तो एरिया 1 का कितना दे रखा है 10 और 5 दे रखा है। ठीक है, तो मतलब बड़े वाले को 10 ले लेते हैं, लेट से इसको 10 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लेट से जो स्पीड होगा V1 और यहाँ पे V2 ले लेते हैं। प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू दे रखा है P1 और P2। ठीक,
तो प्रेशर ड्रॉप मतलब P2 माइनस P1 की वैल्यू दे रखी है। P2 माइनस P1 की वैल्यू कितना, 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखा है। ठीक है, एरिया दे रखा है और स्पीड के बारे में कुछ बोल रखा है, नहीं बोल रखा है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ए और बी। तो कहीं भी पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होगा। अब वही A1 V1 या फिर A2 V2 दोनों में से कोई भी रेट ऑफ फ्लो होगा। ठीक, तो हमें बेसिकली एरिया तो पता है दोनों का, किसी एक का वेलोसिटी मिल जाए तो अपने को काम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या, सीधा दिख रहा है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो अपना जो प्रेशर मतलब पोटेंशियल एनर्जी लेने के लिए जो डेटम लेते हैं, मतलब रेफरेंस लेते हैं, लेट्स इसको रेफरेंस यहाँ पे ले लेते हैं कि दोनों ही पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, वो जीरो होगा। ठीक, और एक इक्वेशन और क्या बनेगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। ठीक है, अब लेट्स से पास्कल लॉ नहीं, बर्नौलीज प्रिंसिपल लिखते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट 1 and 2 विल बी इक्वल। तो प्रेशर P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, वो जीरो होगा क्योंकि हमने रेफरेंस वही ले रखा है। ठीक, यहाँ पे लिखे सेकंड पॉइंट पे, तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, वो भी जीरो होगा क्योंकि सेम ही रेफरेंस है। ठीक, अब यहाँ से देखें अगर, तो इसको उधर लेके जाएं और रो को इधर लेके आते हैं। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब P2 माइनस P1 डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका वैल्यू तो 3 हो जाएगा। हाफ रो डेंसिटी ऑफ द ग्लाइसरीन भी दे रखा है 1.25 इंटू 10⁻³ लिख देते हैं, जो भी दे रखा है 1.25 इंटू 10⁻³। लेट्स से इसको थोड़ा इधर लिखते हैं खोपचे में। बचा क्या, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने को V1 या फिर V2 कोई भी एक चाहिए, तो V2 को V1 में या फिर V1 को V2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे V1 का एक्सप्रेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजते हैं, तो V1 स्क्वायर माइनस V1 या फिर V2, लेट्स से V2 लिख देते हैं। तो V2 क्या हो जाएगा, A2 को अगर इधर भेजें, एक मिनट कैमरा ऑन करते हैं, तो यहाँ पे अगर V2 इजकल टू क्या हो जाएगा, A2 को अगर इधर भेजे तो A1/A2 इंटू V1 का द होल स्क्वायर बन जाएगा ऐसे कुछ। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, V1 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो लिख कर देते हैं 1.25 इंटू 10⁻³ और लेट से A1/A2 का रेशियो क्या हो जाएगा वो ज़रा देख लेते हैं। A1 कितना 5 और A2 10 है, तो A1/A2 कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो 1/4 मतलब V1 स्क्वायर लेट से हमने कॉमन ले लिया है। ठीक, तो इंटू में इधर क्या बचेगा, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से डायरेक्ट अपने को V1 की वैल्यू मिल जाएगी, काट कुट करते हैं तो 3 से 3 ख़त्म, और क्या, और कुछ होगा या नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है। 4 2 8 और ये 1.25 है, तो V1 स्क्वायर को अगर लिखे तो V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 उधर भेजे तो 8 मल्टीप्लाई में जाएगा, 1.25 नीचे जाएगा और ये 1000 भी नीचे जाएगा, ऐसा कुछ बन रहा है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, 00 से ये 00 ख़त्म, 8/12.5 हो जाएगा, नहीं 12.5 नहीं 1250, ऐसा कुछ बनेगा। 2 से करे तो क्या 4 टाइम्स में 2 से 625, अब कुछ दिखा 4/625। 4/625 को क्या लिख सकते हैं, 2/25 का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो दैट इज V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो V मतलब V1 स्क्वायर 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 कैंसिल होगा, तो V1 क्या 2/25, यूनिट क्या होगा, हमने सेंटीमीटर में सब कुछ ले रखा है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। जो फाइनल आंसर पूछ रहा है हो क्या मीटर क्यूब पर सेकंड में पूछ रहा है, अब ये ध्यान देंगे। तो ये तो फाइनल आंसर इतना क्या सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अपने को जो रेट फ्लो कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ फ्लो, तो वो क्या हो जाएगा A1V1 के बराबर। अब A1 एरिया कितना है 5, तो 5 उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 10⁻⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2/25, अगेन ये सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/100। ठीक, तो ये कितना बनेगा, अब फाइनल आंसर लाना किस में है, 10⁻⁻5 के टर्म्स में करना है। ठीक है,
तो 10⁻⁻, फिर भी नहीं आएगा, 10⁻⁻5 x इंटू 10⁻⁻5। ठीक है। डेंसिटी, हमने डेंसिटी का यूनिट यहाँ पे मीटर क्यूब में ही रखा है, उससे कुछ लोचा तो नहीं होगा, ये मीटर क्यूब में ही है यूनिट। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आएगा, और अच्छा 1 मिनट, ये मीटर क्यूब में ही था, ठीक। ये सेंटीमीटर में रखे थे, तो सेंटीमीटर ये तो यूनिट ख़त्म ही हो गया, तो इसका यूनिट का कुछ इम्पैक्ट होगा ही नहीं, ठीक। तो इसका तो ये यूनिट लेस है, इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर देते तो भी रेशियो वही होता है। तो बाकी सब कुछ मीटर क्यूब में ही है, मतलब एसआई यूनिट में ही है अगर इसमें देखा जाए। तो इससे जो वेलोसिटी निकल के आएगा वो मीटर में ही होगा, उसका यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकंड ही होगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि जो हमने सेंटीमीटर में रखा था वो तो कैंसिल हो गया वो यूनिट, तो वो यूनिट तो फाइनल यूनिट में काउंट ही नहीं होगा। जो यूनिट काउंट होगा वो इसका डेंसिटी का यूनिट काउंट होगा, तो वो मीटर क्यूब में है, केजी पर मीटर क्यूब। तो फाइनल आंसर, और ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो सब कुछ एसआई यूनिट में है, तो ये भी एसआई यूनिट में ही आएगा। तो ये सेंटीमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2/25 सिर्फ लिखना होगा, ठीक। अब 10⁻⁻5 में लाना है तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक। 10⁻4 और ये मतलब 4 और 1 मिल के 5 बन जाएगा। ऊपर क्या बना, ऊपर देखा जाए तो 25 से 50 बना, तो 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो बस यही रेट हो जाएगा। तो समथिंग इंटू 10⁻⁻5, तो समथिंग क्या 4 के बराबर है, तो x की जो वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, मतलब लास्ट ही है। 64 identical drop each charge up to potential of 10 millivolt are combined to form bigger drop. The potential of the bigger drop will be, क्या होगा, मतलब कितना मिली वोल्ट होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या, मतलब किसी भी ड्रॉप का, मतलब स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका पोटेंशियल क्या होता है, KQ ऑन द सरफेस, KQ/R के बराबर। तो बड़े वाले ड्रॉप पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो बड़े वाले ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा, बड़े वाले का रेडियस कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स से छोटे वाला जो 64 ड्रॉप थे, ईच ड्रॉप पे जो चार्ज था वो Q था, और ईच ड्रॉप का जो रेडियस था वो R था। 64 ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना, तो पहले तो रेडियस कैलकुलेट करते हैं वो कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना, 4/3 इंटू पाई स्मॉल r क्यूब, ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया। 64 ड्रॉप का वॉल्यूम ये हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक। तो वहाँ से बिगर ड्रॉप का रेडियस आ जाएगा 4/3 पाई, ये कैंसल, ठीक। तो ये क्या बना, 64 R क्यूब, उसको क्या 4R का द होल क्यूब लिख सकते हैं, डैट इज इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब, क्यूब कैंसल होगा, कैपिटल R इजकल टू 4 टाइम्स स्मॉल r के बराबर होगा, ठीक। तो बस कैपिटल R जो है 4 स्मॉल r के हो गया। अब जो चार्ज होगा वो कितना, सब सारे चार्ज मिल के बना होगा, तो जो कैपिटल Q होगा वो 64 Q के बराबर होगा। ईच ड्रॉप पे चार्ज स्मॉल q था, ठीक। और यहाँ पे K स्मॉल Q/R की वैल्यू क्या है, 10 मिली वोल्ट, ये दे रखा है कि ईच ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो 10 मिली वोल्ट है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ये वाला वैल्यू, ठीक। तो बस इसमें डाल देते हैं कैपिटल Q की वैल्यू, मतलब K, कैपिटल Q कितना 64 स्मॉल q के बराबर, और कैपिटल R कितना 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल r के बराबर, ये हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पर डालेंगे तो ये क्या 16 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये कितना बन जाएगा 16 इंटू, तो ये कितना होगा 16 इंटू KQ/R के बराबर होगा। अब KQ/R जो है उसकी वैल्यू क्या है 10 मिली वोल्ट, तो 10 इंटू 60 160 मिली वोल्ट हो जाएगा, ठीक। हमें जो फाइनल कैलकुलेट करना है वो मिली वोल्ट में ही कैलकुलेट करना है, तो जो फाइनल पोटेंशियल अब बिगर ड्रॉप होगा वो 160 वोल्ट, तो जो फाइनल आंसर होगा मतलब 160 मिली वोल्ट, तो जो फाइनल आंसर होगा वो 160 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये भी सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़े, वो क्वेश्चंस जो थे अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं थे, उन क्वेश्चंस को हमने छोड़ा है, ठीक। तो जितने भी अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग थे वो सारे ही क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए।
अब ये 4 पेपर अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मतलब 3 पेपर और करेंगे, ठीक। तो रेगुलर वीडियो आते रहेगा, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें।